Hello everyone, welcome to part number 4 of 2023 PYQ सीरीज। बच्चों 2023 के एग्जामिनेशन के पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। फिजिक्स के जो भी क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए हैं, हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर एनालिसिस करते हुए लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इस वजह से हमने इसको एक ही पार्ट में ना करके इसको कई पार्ट में करने की सोची है, ताकि सिर्फ हमारे पेपर्स PYQ सॉल्व होने की बात ना हो। बार बार मैं कहता हूँ कि हम लोग जो PYQs कर रहे हैं उसमें कोई क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उस क्वेश्चन से जुड़ा जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। अब तक हम लोगों ने इसके पहले के 3 पार्ट्स में ऐसे ही किया है, ठीक है। इसलिए एक एक पार्ट में हम लोग भले 8-10 क्वेश्चन ही कर रहे हैं, मगर पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखते हुए चलना है। आज 4th पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 आई थिंक शायद हो गया था। लेट मी सी कि व्हाट वाज द क्वेश्चन नंबर। यस राइट, 31 तक हम लोग कर चुके थे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। 2023 पेपर्स को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और ये क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 क्वेश्चन जो लिया गया टॉपिक ही अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। चैप्टर है रोटेशनल मैकेनिक्स और टॉपिक है रेडियस ऑफ गायरेशन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले, अब जैसे हमें टॉपिक मिल गया गायरेशन क्या होता है, तो अब इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात नहीं है। इसका जो टॉपिक है दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन, उसको समझे पहले क्या, ताकि अगर ये क्वेश्चन ना हो, कुछ क्वेश्चन और हो इस टॉपिक से, तो वो भी कर सके। तो समझते हैं पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। 2 मिनट का क्वेश्चन, 2 मिनट का भी नहीं है, 1 मिनट से कम क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन पहले 2 मिनट 3 मिनट लगा के समझते हैं कि व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। देखो होता क्या है, जैसा मान लो कि कोई एक बॉडी है, कोई एक रिजिड बॉडी है जो किसी गिवन एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। कुछ इस तरीके से बात को ध्यान से समझना। एक बार इसका मतलब समझ गए कि व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन, इसका मतलब अगर समझ गए तो सारे क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक बॉडी लिया, एक रिजिड बॉडी लिया जो अपने गिवन एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और इस एक्सिस के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस पूरे बॉडी का, वो मान लिया मैंने आई है, ठीक है। इस पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट मान लिया मैंने आई है। यहाँ तक क्लियर है? चलो, हमने ये भी मान लिया ये जो बॉडी है इसका जो टोटल मास है वो कैपिटल M है, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये M मास का बॉडी है, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेशन मोशन कर रहा है, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका I है। अब हमने क्या किया, एक पार्टिकल लिया, पूरा बात ध्यान से समझना। ये बॉडी पर जो करना है कर रहा है, इसके अलावा हमने एक पार्टिकल लिया। कैसा पार्टिकल? क्या अपने मन से किसी पार्टिकल को भी ले सकते हैं? नहीं, जो पार्टिकल हम लोग चूज करेंगे उसका जो मास होना चाहिए वो इस बॉडी के मास के बराबर होना चाहिए। चलो ये भी सही है। और फिर उस पार्टिकल को उस एक्सिस से एक सर्टेन डिस्टेंस पर रख दिया, लेट अस के। अब ये बॉडी अपना घूम रहा है, उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। उसके अलावा एक दूसरा पार्टिकल लिया। हाँ, उस पार्टिकल में खास बात यह है कि उसका मास इस बॉडी के मास के बराबर होना चाहिए, और उसको एक सर्टेन डिस्टेंस मान लो के एक्सिस से लाकर रख दिया। और रखा ही नहीं, इस पार्टिकल को भी रोटेशन मोशन हमने करवाना शुरू कर दिया कि भाई तुम भी रोटेशन मोशन करो उसी एक्सिस के अबाउट। जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी घूम रही थी, पार्टिकल को भी घुमाना शुरू कर दिया। तो भाई पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? I डैश इज इक्वल टू M के स्क्वायर।
भाई पार्टिकल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? पार्टिकल के लिए फॉर्मूला होता है mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो मास m, डिस्टेंस k, तो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? mk²। अच्छा, बॉडी घूम रही है अपना, हम पार्टिकल को कर रहे हैं मगर बॉडी अपना कॉन्टिन्यूस घूम रही है। अब अगर जो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था उस एक्सिस के अबाउट i, और ये पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है mk², अगर ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाए, I = mk²। अब ये क्या है? ये बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो इसकी वैल्यू हो। अगर वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल हो जाए, तो ये जो डिस्टेंस के देख रहे हो इसी को कहेंगे बच्चों रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? वो डिस्टेंस होती है, रेडियस ऑफ गायरेशन वो डिस्टेंस होती है जहाँ पर किसी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर हो जाए, बशर्ते जिस पार्टिकल की बात हो रही है उसका मास बॉडी के मास के बराबर होना चाहिए। तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला होता है, इसका मतलब होता है, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, बात क्लियर है? मैं फिर बता दूं, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पार्टिकल को उसी एक्सिस के अबाउट घुमाना है एक सर्टेन डिस्टेंस पर। अब ये डिस्टेंस क्या हो कि पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी के बराबर हो जाए, वही डिस्टेंस रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाती है। तो कभी भी अगर हमको निकालना होगा किसी बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन, तो I = mk² करना है, बशर्ते पता होना चाहिए ये I क्या है? बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको तुम पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर दिखा रहे हो। या यूँ कर लो कि बॉडी को, जस्ट मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि मान लो अगर बॉडी ना होता उसी मास का पार्टिकल होता, अगर बॉडी ना होता उसी मास का पार्टिकल होता, तो पार्टिकल को कितने डिस्टेंस पर घुमाते कि I की वैल्यू सेम होती, वही डिस्टेंस कहता है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो I = mk², ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास जो है वो क्या है बच्चों? एक सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अब ओन का मतलब क्या होता है भाई? ये तुम्हारा स्फीयर है जो ऑब्वियसली एक सॉलिड स्फीयर है, और ये सॉलिड स्फीयर अपने एक्सिस के अबाउट, या जो उसका डायमीटर से पास करता है वो ही उसका अपना ओन एक्सिस होता है। इस एक्सिस के अबाउट एक सॉलिड स्फीयर रोटेशनल मोशन कर रहा है, और थिन हॉलो स्फीयर भी है। एक सॉलिड स्फीयर है और एक थिन हॉलो स्फीयर भी है, और दोनों का जो मास और रेडियस है वो दोनों सेम है, और दोनों ही अपने ओन एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, लाइक दैट। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, दोनों के गायरेशन का रेशियो हमको निकालना है, ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m रेडियस r अबाउट इट्स ओन एक्सिस टू द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ सेम मास एंड रेडियस। तो दोनों का के निकाल लो, दोनों का रेशियो निकाल लो। के निकालने का फॉर्मूला क्या है? इसके लिए क्या यूज़ करोगे? I = mk²। इसका I, अब I हमको याद होना चाहिए। एक सॉलिड स्फीयर का I 2/5 mr² होता है = mk²। ठीक है, तो m से m यहाँ कैंसिल, और k लेट अस कॉल इट k1, तो k1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? r √2/5। अब इसकी बात करते हैं, फिर यहाँ लगा दो I = mk²। अब हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने एक्सिस के अबाउट होता है 2/3 mr² = mk²। अब यहाँ दोनों मास तो सेम है, क्योंकि रेडियस ऑफ गायरेशन के डिफरेंशियल में जो पार्टिकल का मास होता है वो बॉडी के मास के बराबर होना चाहिए। ऑफ कोर्स
ये m बॉडी का मास है, ये m पार्टिकल का मास है, लेकिन जो डेफिनेशन इट इज ऑफ गायरेशन की वो कहती है कि दोनों का मास सेम होता है। तो m सीधा यहाँ से कैंसिल आउट। तो यहाँ से अगर निकाला जाए तो r √2/3 इज इक्वल टू K2। ठीक है, तो अब हमें निकालना है दोनों के गायरेशन का रेशो। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड इज K1/K2। तो r से r कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, √2/5 डिवाइडेड बाई √2/3। तो √2 कैंसिल, 3 चला गया ऊपर, तो इट विल बी √3/5 या √3:5। अब तुम कहोगे कि सर इसमें तो कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो भाई लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में इस क्वेश्चन का ऑप्शन सारा गलत था। ठीक है, तो ये एक गलत क्वेश्चन में से एक था। इसके पहले एक जो हम लोगों ने इंजन वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, वहाँ पर भी RMS वेलोसिटी वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वहाँ पर भी ऑप्शन में से कुछ गलती थी। तो इस ईयर में इस क्वेश्चन का ये सारे ऑप्शन गलत थे। ठीक है, ये इसकी मिस्टेक थी लास्ट ईयर की। बट हमको पता है कि द करेक्ट आंसर इज √3:5। हाँ, अगर गायरेशन के स्क्वायर का रेशो पूछता कि उनके स्क्वायर का रेशो क्या है, K1²/K2², देन इट इज आंसर इज 3:5। ठीक है, चलो जो भी हो। बट अच्छा, ऐसे कंडीशन में कई बच्चों के सामने प्रश्न है कि भाई ऐसा अगर हमारे साथ हुआ तो क्या करेंगे। तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये गलती उनकी है, वही इसको करेक्ट करेंगे। तुम्हें बस उस क्वेश्चन में टिक करना है, नहीं करना है, तुम्हें जो भी करना है करके चले आना। गलती उनकी है, वो इसमें तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ठीक है, बट हम गलत पे फोकस नहीं करते, हम अपने काम पे फोकस करते हैं। ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में जो से फोकस करते हैं। तो ये इसका राइट आंसर है और ये रेडियस ऑफ गायरेशन का कॉन्सेप्ट है, ये इसका फॉर्मूला है। तो कहीं भी ऐसा क्वेश्चन है तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन नंबर 32 हमारा हो गया है। चलेंगे 33 की तरफ, मगर अच्छे से इसको पहले कर लो। ठीक है, डू इट फास्ट। नीट का एग्जाम हो और ग्रेविटेशन से क्वेश्चन ना आए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन ग्रेविटेशन चैप्टर से तुम्हारे एग्जाम में आने ही आने हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ग्रेविटेशन से क्वेश्चन आए, देखते चलो कि हर चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन का वेटेज है। किससे एक क्वेश्चन आ रहा है, किससे 2-2 क्वेश्चन आ रहा है। जैसे हम लोग ने डायमेंशन एरर पढ़ा, ठीक है, तो इससे 2 क्वेश्चन देखो हमको देखने को मिल गए। एक तो कन्फर्म ही है, 2 भी आ सकते हैं। ग्रेविटेशन से एक क्वेश्चन, रोटेशन से एक क्वेश्चन, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिससे कन्फर्म तुम्हें क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। अब ये देखो क्वेश्चन ग्रेविटेशन से लिया गया है, देखते हैं क्वेश्चन क्या पूरा समझेंगे पहले, और फॉर्मूला जो यूज़ होगा, जो तरीका यूज़ होगा उसको फॉलो करना। क्वेश्चन के सोल्यूशन में जाना, ऐसे क्वेश्चंस के सोल्यूशन पे जाना। ठीक है, चलो कह रहे हैं कि 2 बॉडीज ऑफ मास m and 9m आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस r। जो कहा है पहले कर देते हैं। तो 2 बॉडीज़ हैं जिनके मास हमें दिए हैं m and 9m। तो ठीक है, बना लेते हैं। तो m मास और 9m मास के 2 बॉडी मैंने बनाया एंड प्लेस्ड एट कैपिटल R डिस्टेंस। जो कहा था वो कर दिया। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द बॉडीज। इन बॉडीज को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है। लेकिन लाइन तो हज़ारों पॉइंट होंगे, इस पर किस पॉइंट पर फाइंड करना है? लाइन पर तो ठीक है, मगर लाइन के किस पॉइंट पर? तो क्वेश्चन को आगे बढ़ लो। फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द बॉडीज वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल्स 0। इस लाइन पर जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताओ। मतलब तुमको पहले ये पता करना होगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड 0 कहाँ पे है। तो 2 क्वेश्चन को मिला के क्वेश्चन बना दिए।
जिस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है वो पॉइंट तुमको डायरेक्टली नहीं कहा है। जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताओ। अब ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ पे जीरो होगी? देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई पॉइंट चूज कर लूँ P, तो हम सब जानते हैं कि अगर कोई बॉडी है तो ग्रेविटेशनल फील्ड किसी बॉडी का जो भी होता है उसका डायरेक्शन हमेशा उस बॉडी की तरफ होता है। भाई ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ऐसे मान लो ये m मास की बॉडी है और इसका ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब चीज़ों को अट्रैक्ट करने का जो पावर इसका वो किसी पॉइंट पर हमेशा उस मास की तरफ होता है। सिंपल सी बात है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड किधर होगा? अर्थ के सेंटर की तरफ, सन का सन की तरफ, मून का मून की तरफ। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन उस फील्ड को क्रिएट करने वाले मास की तरफ होता है। तो इस पॉइंट P पर इसका ग्रेविटेशनल फील्ड जो भी होगा उसकी तरफ होगा और इसका ग्रेविटेशनल फील्ड इसकी तरफ होगा। तो उस पॉइंट P पर दो ग्रेविटेशनल फील्ड मिलेंगे, एक m मास का और एक 9m मास का। अगर ये दोनों ग्रेविटेशनल फील्ड आपस में कैंसिल्ड आउट हो गए तो उस पॉइंट P पर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो जाएगी। फिर उस पॉइंट P पर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना होगा। तो पहले स्टेप में ये पता करना होगा भाई ग्रेविटेशनल फील्ड किस पॉइंट पे जीरो क्यों होगी? क्योंकि दोनों फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होगा। कैसे होगा? देखो, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड इसकी तरफ, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड इसकी तरफ। अच्छा, ये इसकी तरफ मास की तरफ क्यों दिखाते हैं? उसका कारण ये है कि अगर इस पॉइंट P पर मैं किसी मास m0 को रख दूं तो ये m0 को ये m क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो जिधर ये फोर्स लगाएगा बॉडीज पर वही ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन होगा। भाई अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड है। तो बॉडी को ड्रॉप करते हो नीचे गिरती है, मतलब अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो वर्टिकल डाउनवर्ड है, अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। तो वैसे ही m मास का m की तरफ, 9m का 9m की तरफ। अब देखो दोनों ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट है। अगर वैल्यू भी इक्वल हो जाए तो दोनों खलास हो जाएंगे और P पर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो जाएगी। अच्छा, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होने का मतलब क्या होगा कि अगर तुम P पर आकर खड़े हो गए तो न तुमको m खींच पाएगा न तुमको 9m खींच पाएगा। बस P पर रहना, हल्का से इधर होगे तो m खींच लेगा, हल्का से आओगे इधर खींच लेगा। तो P पर अगर हम किसी भी मास को रख दें या खुद भी खड़े हो जाए, हम पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करेगा क्योंकि P पर नेट फील्ड इज जीरो। तो उस P का पहले पोजीशन तो फाइंड कर ले। तो नेट फील्ड जीरो होने के लिए I1 इज इक्वल टू I2। हाँ, ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला जो है वो हमें पता होना चाहिए। I इज इक्वल टू GM/r²। ये फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फील्ड का। तो I इज इक्वल टू GM, ये डिस्टेंस अगर मैं यहाँ से यहाँ तक x मान लूँ तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? जाहिर सी बात है r-x हो जाएगी। तो GM/x² इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू G 9m और ये जो यहाँ से डिस्टेंस वो कितनी है? r-x। तो r-x का ये क्या हो जाएगा बच्चों? होल स्क्वायर। G कैंसिल, m कैंसिल, 1/x² इज इक्वल टू 9/r-x का होल स्क्वायर। दो तरफ स्क्वायर उठे लो। तो 1/x इज इक्वल टू 3/r-x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो r-x इज इक्वल टू 3x, r इज इक्वल टू 4x, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आएगा? r/4।
तो m मास से r/4 डिस्टेंस पर, m मास से याद रखना, यहाँ से हमने x डिस्टेंस कहाँ से नापी थी, हमने x डिस्टेंस m मास से लिया था। तो जो x की वैल्यू आई है वो m मास से उस पॉइंट का पोजीशन बताएगा जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है। तो m मास से वो पॉइंट r/4 डिस्टेंस पे है। वो पॉइंट मतलब कौन सा पॉइंट, जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी 0। तो अगर ये पॉइंट m मास से r/4 डिस्टेंस पर है तो 9m मास से कितना डिस्टेंस पर होगा, माइनस कर दो। तो दिस विल बी r माइनस r/4 दैट इज 3r/4। तो ये जो पॉइंट है उसका मुझको पोजीशन मिल गया कि m मास से r/4 और 9m मास से 3r/4 वो पॉइंट होगा जहाँ पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी 0। बड़ा अच्छा पॉइंट होगा ये इतना अच्छा पॉइंट होगा कि अगर मान लो यहाँ पर पे तुम्हारे पास मास है और तुम अपना मास लेकर के यहाँ पर खड़े हो गए एकदम, तो तुम पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स वो 0 लगेगा। तुमको यहाँ पर कोई अट्रैक्शन फील ही नहीं होगा कि m खींच रहा है कि 9m खींच रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होने का। ठीक, तो अब हमें अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो वो पॉइंट मिला है जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है। हमें इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना था और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला V इज इक्वल टू माइनस GM/r के बराबर होता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं होता, सीधा निकाल के बस ऐड कर देना है। तो नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू V1 प्लस V2। एक पोटेंशियल m मास का, दूसरा पोटेंशियल 9m मास का। तो माइनस GM/ ये डिस्टेंस कितना निकाला r/4 प्लस माइनस G9m/ ये डिस्टेंस कितना निकाला 3r/4 तो ये हो गया माइनस 4 GM/r और 3 3 जा 9 4 3 जा 12 माइनस 12 GM/r। माइनस 4 वो माइनस 12 ये, तो कितना आ गया माइनस 16 GM/r इज योर आंसर। तो माइनस 16 GM/r उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा जहां पर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0। तो ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका समझ गए। पहले करना क्या होगा, पहले ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल करके उस पॉइंट की पोजीशन फाइंड करनी होगी कि वो पॉइंट कहाँ से कितना डिस्टेंस पे है। एंड वंस यू गॉट दैट पॉइंट, फिर उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने का ये फॉर्मूला होता है। और चूँकि स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का कोई टेंशन नहीं है, बस दोनों का पोटेंशियल निकालो और अलजेब्रिकली ऐड कर दो, सिंपल, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, चलेंगे 34th की तरफ, डू इट फास्ट। चलो अब इस क्वेश्चन के हेल्प से समझेंगे कि वेंचुरी मीटर क्या होता है। वेंचुरी मीटर पर अगर ये क्वेश्चन ना आए, कुछ दूसरा क्वेश्चन आ जाए तो वो भी कर सकें। यही तुमको समझना चाहता हूँ कि इस सीरीज़ का मतलब कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं कि अच्छा हाँ ये वेंचुरीमीटर वर्क्स ऑन बर्नौलीज थ्योरम का, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। ये तो बुक में ही पता है, गूगल करोगे फैक्ट सबको पता है, बट वेंचुरी मीटर पूरा सीखते हुए चलेंगे। तो एक टाइप का पूरा रिवीजन हमारा होता चलेगा। हाँ, इसमें टाइम लग सकता है, इसलिए एक पार्ट में कंप्लीट इसको नहीं कर रहे हम लोग। तो समझते हैं व्हाट इज़ वेंचुरी मीटर। सबसे पहली बात कि वेंचुरी मीटर जो एक डिवाइस है जो हम लोग यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली ये इट बेस्ड ऑन बर्नौलीज प्रिंसिपल, लेकिन इसका यूज़ किस लिए करते हैं, टू फाइंड द फ्लो स्पीड ऑफ लिक्विड
किसी लिक्विड के फ्लो करने की स्पीड क्या है, किसी ट्यूब में, किसी पाइप में लिक्विड के, अब फॉर एग्जांपल अगले बार में ये ना आ जाए, ये आ जाए कि वेंचुरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, किस चीज़ को मेजर करने में करते हैं, यूज्ड टू मेजर द फ्लो स्पीड ऑफ लिक्विड। और फ्लो स्पीड के साथ अगर फ्लो मिल जाएगा तो रेट ऑफ फ्लो भी कह सकते हो। रेट ऑफ फ्लो का मतलब कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो कर, दोनों फर्क है। स्पीड ऑफ फ्लो एंड रेट ऑफ फ्लो दो अलग चीज़ें होती हैं। स्पीड ऑफ फ्लो किसकी स्पीड कितनी है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। रेट ऑफ फ्लो का मतलब कि कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर मिनट पर सेकेंड यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है, दैट इज रेट ऑफ फ्लो। तो दोनों को ही हम लोग फाइंड कर सकते हैं यूजिंग वेंचुरीमीटर। कैसे करेंगे इसको समझने के लिए पहले वेंचुरीमीटर का पूरा डायग्राम समझते हैं क्या होता है। ये कुछ एक ऐसा पाइप होता है जो कि एक थिकर सेक्शन होता है, चौड़ा हिस्सा होता है पाइप का, और एक थोड़ा सा कंपैरेटिवली पतला हिस्सा होता है। तो यहाँ से मान लो लिक्विड का फ्लो ऐसे हो रहा है, ठीक, कुछ इस तरीके से, और जहाँ पर पे वो सकरा है, जहाँ पर पे इसकी थिकनेस कम है, वहाँ पर पे जो लाइंस हैं वो काफ़ी पास पास होंगी, कुछ इस तरीके से, और जो मोटा हिस्सा है, चौड़ा है, वहाँ लाइंस क्या होंगी, दूर दूर होंगी, कुछ इस तरीके से। यही एक वेंचुरीमीटर का एक डायग्राम होता है। अब यहाँ पर दो कॉलम होते हैं, ठीक है, एक थिकर सेक्शन में, एक थिनर सेक्शन में, एक मोटे वाले पार्ट में, एक पतले वाले पार्ट में। और इसमें यहाँ से एक मैनोमीटर, मैनोमीटर किस लिए यूज़ करते हैं, प्रेशर को मेज़र करने में, ठीक है, लिक्विड प्रेशर को मेज़र करने में। तो यहाँ पर एक मैनोमीटर हम लोग कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर भी और ऑब्वियसली यहाँ पर भी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इन दोनों में लिक्विड भरा होता है। वो लिक्विड इसके सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो मान लो यहाँ पर पे हम जो लिक्विड यूज़ किए हैं वो एक डिफरेंट लिक्विड है, और यहाँ पर पे इसकी हाइट ये है। अब हाइट का क्या फ़र्क है उसको भी समझ लो। हम सब जानते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी है वो ये कहता है कि A इंटू वी इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। यानी जो स्पीड ऑफ फ्लो होती है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जहाँ एरिया क्रॉस सेक्शन कम है वहाँ पर जो फ्लो की स्पीड है वो ज़्यादा होगी, और फ्लो की स्पीड ज़्यादा होगी तो P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ये बर्नौलीज का इक्वेशन है फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लो। तो जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ पर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो प्रेशर कम होने के नाते यह हाइट कम दिखाया गया है, यह हाइट थोड़ा सा ज़्यादा दिखाया गया है, ठीक है। तो और मान लो ये जो हाइट है वो h1 है, और ये जो हाइट है मान लिया h2। हम पूरा वेंचुरीमीटर सीख रहे हैं, हमको पता है कि वेंचुरीमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। काम खत्म, क्वेश्चन खत्म है, लेकिन तो सीख लो उसके बारे में क्या है कैसे। तो यहाँ पे लिक्विड का जो हाइट है वो h1 है, यहाँ लिक्विड की हाइट जो है वो h2 है। मान लिया जो ये मैनोमीटर है ऊपर लगे हुए, इसमें जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी है रो m, ठीक है, और जो ये लिक्विड फ्लो कर रहा है इसकी डेंसिटी मान लिया मैंने रो, और दोनों की हाइट का जो डिफरेंस है मान लिया h1 माइनस h2 इज इक्वल टू डेल्टा h, ठीक है। अब ये वाला जो हिस्सा है जो थोड़ा सा चौड़ा है ट्यूब का हिस्सा, इसका एरिया ज़्यादा है, और यहाँ पे जो इसकी स्पीड ऑफ फ्लो होगी वो थोड़ी सी कम होगी, ठीक है। मान लिया इसका एरिया है a, और यहाँ पे फ्लो की स्पीड है मान लिया लेट अस सपोज v,
यही वी मुझको मान लो फाइंड करना है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लिक्विड के फ्लो की स्पीड क्या है वो मुझको फाइंड करना है। यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसके पतले हिस्से का ये मान लो है स्मॉल ए, ठीक है। ये पूरा कहानी है इसका। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो मैनोमीटर में लिक्विड भरा हुआ है और ये जो वेंचुरी मीटर में लिक्विड भरा हुआ है, ये दोनों लिक्विड सेम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ रो और रो एम क्या होगा, सेम होगा। अच्छा, ये चीज़ क्लियर है ना कि यहाँ पे हाइट मैंने कम क्यों दिखाया है। ये सकरा हिस्सा है ट्यूब का, स्पीड वहाँ ज़्यादा हो जाएगी, स्पीड ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो हाइट यहाँ लिक्विड का कम दिखा दिया गया। यहाँ स्पीड कम है, प्रेशर ज़्यादा होगा, लिक्विड की हाइट यहाँ ज़्यादा होगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझो। तो ये एक वेंचुरी मीटर का डायग्राम होता है। अब इससे हम लोग को फाइंड करना था स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। कैसे पता करेंगे, उसका एक फॉर्मूला होता है। पूरा डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, जो फॉर्मूला है वो फाइंड कर लेते हैं। तो जो मोटा वाला सेक्शन है, जो थिकर सेक्शन है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ब्रॉड है, वहां पर वेलोसिटी मुझको मान लो फाइंड करनी है। तो उसका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 रो एम g इंटू डेल्टा h बाई रो। ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है ना। ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर ही है रो, इंटू ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर -1 होल टू द पावर -1/2। इस फॉर्मूले से हम लोग स्पीड फाइंड कर सकते हैं लिक्विड की। रो एम क्या है, मैनोमीटर में जो लिक्विड है हमारी उसकी डेंसिटी। डेल्टा एच क्या है, दोनों के कॉलम का डिफरेंस। रो क्या है, जो वेंचुरी मीटर में लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी। ए स्क्वायर मोटे वाले सेक्शन का है क्रॉस सेक्शन एरिया, स्मॉल ए स्क्वायर पतले वाले क्रॉस सेक्शन का क्रॉस सेक्शन एरिया, -1/2। अच्छा, अगर हमें यहाँ स्पीड पता चल गई तो क्या यहाँ पता नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल पता कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहता है कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो इससे अगर हम लोग को दोनों क्रॉस सेक्शन एरिया पता है और किसी एक जगह की स्पीड पता है तो दूसरे जगह की स्पीड पता कर सकते हो। तो ये एक वेंचुरी मीटर है जिसके हेल्प से हम लोग लिक्विड के फ्लो की स्पीड पता कर सकते हैं। और फ्लो की, अच्छा आपने कहा था सर फ्लो की स्पीड और रेट ऑफ फ्लो भी पता कर सकते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो कैसे निकालेंगे? तो रेट ऑफ फ्लो कुछ होता नहीं है, जो रेट ऑफ फ्लो है, रेट ऑफ फ्लो जो है Q इज इक्वल टू ये A इंटू वी के बराबर होता है। यहाँ V पता कर लिया, A हमको पता है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, वही रेट ऑफ फ्लो मिल जाएगा। तो स्पीड ऑफ फ्लो मिल गया, क्रॉस सेक्शन एरिया पता है, तो रेट ऑफ फ्लो भी आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है तुम्हारा एक वेंचुरी मीटर का, विच ऑब्वियसली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये हम लोग करने का तरीका रहेगा। सिर्फ ये ना सीखें कि वेंचुरी मीटर बर्नौलीज के थ्योरम पे काम करता है, ये भी सीखें कि वेंचुरी मीटर होता क्या है। इससे अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आए तो वो भी कर सके हम लोग। ठीक है, ये करने का पर्पस है। 35th की तरफ चलते हैं, डू इट फास्ट। चलो, अब इस चैप्टर से भी एक क्वेश्चन हमेशा कन्फर्म ही होता है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और क्या ही अच्छा क्वेश्चन हो सकता है अदर देन डिस्प्लेसमेंट करंट। इस चैप्टर का सबसे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, बताऊंगा इसको। तो चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिससे क्वेश्चन हमको हमेशा मिलना है। बस थॉरली उस चैप्टर के NCERT को अच्छे से पढ़ करके जो भी एक्सरसाइज है मन से तबीयत से एकदम अच्छे से लगा लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। एक दिन अगर पूरा खर्च कर दोगे इस चैप्टर पर, पूरा 1 डे, तो एक क्वेश्चन जो भी आएगा वो तुम्हारा आराम से सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही समझना है कि किस चैप्टर को कितना एफर्ट लगाएं कि इससे क्वेश्चन जो हमारा सॉल्व हो जाए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर है, क्वेश्चन है, टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट करंट। इसको समझते हैं पहले।
एन AC सोर्स इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर C। ठीक है, एक कैपेसिटर C है, इससे हमने एक AC सोर्स कनेक्ट किया है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, सिखाऊंगा इसको। अब कह रहा है कि ड्यू टू डिक्रीज इन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, इसकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है इसको डिक्रीज कर दिया है, तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहली बात कि हम सब जानते हैं जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है XC, इसका फॉर्मूला होता है 1/ωc। अगर ओमेगा की वैल्यू को हम लोग डिक्रीज करेंगे तो जाहिर सी बात है XC की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगा, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीज करेगा। पहला ऑप्शन क्या लिखा है, रिमेन्स कांस्टेंट, इसको तो पहले ही काट दो। दूसरा क्या कर रहा है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज जबकि इंक्रीज कर रहा है, ये भी गलत है। तो फर्स्ट टू ऑप्शन तो पहले गलत हो गए। अब बचा डिस्प्लेसमेंट करंट की कहानी। अगर दो प्रकार की करंट होती है, एक कंडक्शन करंट और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। बताऊंगा दोनों में क्या फ़र्क होता है। अगर हम कभी भी रिएक्टेंस को बढ़ाएंगे तो जो कंडक्शन करंट है वो डिक्रीज करेगा, और इसके आईडी में दिया आईसी में कंडक्शन करंट, और इस केस में कंडक्शन करंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होता है। तो कंडक्शन करंट अगर डिक्रीज करेगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी डिक्रीज ही करेगा। हाँ, अभी डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट बहुत देखो लंबा है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन पे नहीं बताऊंगा उसको, ये पूरा आधे घंटे ख़त्म कर देगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट एक टॉपिक अलग से लेकर के आएंगे, वहाँ समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट करंट का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या होता है, इससे जो भी क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व कर सकें हम लोग। ठीक है, ये बस समझ में आ गई। तो इसका आंसर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट, अच्छा मैं इंक्रीज लगा दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट विल, अच्छा दोनों में इंक्रीज ही लिख दिया है तो कहाँ से मैं लगाऊंगा। तो चलो मैं जो चौथा लगाया था उसी को ठीक कर लेता हूँ, लेकिन इंक्रीज के बदले इसको मैं डिक्रीज कर दूँ। ठीक है, डिक्रीजेस। ठीक है, तो ओमेगा को कम करोगे XC बढ़ेगा, XC बढ़ेगा तो IC घटेगा, IC घटेगा तो ID भी घटेगा, तो डिस्प्लेसमेंट करंट विल डिक्रीज। चलेंगे 36 की तरफ, डू इट फास्ट। अब ये क्वेश्चन देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर से लिया गया क्वेश्चन है, जो बहुत ही आसान। अब कहोगे हर क्वेश्चन भाई आसान है तो क्या करें, जो है वो जिसको देखो है वो बोल रहा हूँ कि हाँ ये कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन जो आसान है तो है, जो टारगेट है 1 मिनट से कम का सेकंड्स वाले क्वेश्चन का, उसमें है ये। अब इसमें क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन का जो सबसे इनर मोस्ट ऑर्बिट है, इस बात को ध्यान रखना कि जो इनर मोस्ट ऑर्बिट है उसका रेडियस दिया है 5.3 × 10⁻11 मीटर, इनर मोस्ट का। व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड अलाउड ऑर्बिट। अब कैसे निकाला जाए समझो, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट एंड सो ऑन। जो रेडियस होता है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मैं रेशो निकालूं R1:R2:R3 तो ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर ऐसे आएगा। बस यही चीज़ तुमको ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूला अगर याद होगा तो फट से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये रेडियस का आपस का रिलेशन होता है, ये रेशो होता है। तो जो थर्ड ऑर्बिट है पहले का 9 टाइम्स होता है, तो अगर मुझको R3 निकालना होगा तो R3 विल बी 9 टाइम्स ऑफ R1, और 9 × R1 कितना है, देखो ऑप्शन सारे एंगस्ट्रॉम में है, तो उसको मैं एंगस्ट्रॉम में चेंज करूँ तो कितना हो जाएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ठीक है, तो इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम, इसको सॉल्व करोगे तो 4.77 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर आएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। बेहद ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, मगर इस फॉर्मूले को तुमको ध्यान रखना है।
अगर कोई और क्वेश्चन मिलता है इससे जुड़ा हुआ तो ये फॉर्मूला विल हेल्प मी। ठीक है, चलेंगे 37 की तरफ। डू इट फास्ट।